नमस्कार, द सिटी न्यूज के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष शेखावत। पहले नजर डालते हैं इस सप्ताह की हेडलाइंस पर। मुंबई में परिवहन और सड़क सुधार के लिए 2,648 करोड़ रुपए मंजूर। मधुमिता हत्याकांड ने उड़ाई मायावती सरकार की नींद। अतिक्रमण के लिए जनप्रतिनिधि जवाबदेह होंगे, कहा शिवसेना ने। जन आक्रोश के दबाव में टेलीफोन दरों में कटौती। पहले कुछ खबरें संक्षेप में। सांसद किरीट सोमैया ने कहा है कि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम लागू होने के बाद 70% पे चैनल फ्री टू एयर होंगे। केस 14 जुलाई से लागू होगा। इसके तहत 30 फ्री चैनल का शुल्क 72 रुपए होगा। सोमैया ने बताया कि चैनलों को लेकर जितनी बहस और लॉबिंग होनी थी वह हो चुकी है और सरकार ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में केस लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जो 14 जुलाई से लागू होगी। इसके तहत कम से कम 30 फ्री चैनल होंगे और उनका मासिक शुल्क अधिकतम 72 रुपए होगा। स्टार, सोनी और जी जैसे चैनलों के बुके शुल्क 50 से 60 रुपए होने और अन्य चैनलों को लेकर मासिक शुल्क 300 रुपए से अधिक होने की संभावना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 24 मनपा वार्ड कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इस बात पर रोष जता रहे थे कि केंद्र सरकार ने महानगर की जलापूर्ति करने में पूरी तरह से उदासीनता बरती है। चितले कमेटी ने अपनी सिफारिश में वैतरणा योजना के तहत महानगर को पानी देने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर लिया और मंजूरी के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को 650 करोड़ रुपए की मंजूरी चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने न तो इस विषय में कोई फैसला किया है, न ही इस राशि ही मंजूर किया है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य मनपा अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना था ताकि वे इसका कोई समाधान खोजें। विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराती ने कहा कि तर्कशास्त्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी 20वीं शताब्दी में राज्य को मिली अनमोल सौगात थी। वे श्रीमती अरुंधति खंडेकर लिखित महाराष्ट्र के शिल्पकार तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी के विमोचन पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जोशी के जीवन पर लिखा गया चरित्र ग्रंथ उनके सिंधु जैसे जीवन में ली गई एक नन्ही सी बूंद है। समारोह का आयोजन महाराष्ट्र राज्य साहित्य और संस्कृति मंडल व केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट की तरफ से किया गया था। राष्ट्रीय चर्मकार संघ का गढ़ माने जाने वाला धारावी इलाके में हाल ही में अखिल भारतीय चर्मकार क्रांति संघ के नई शाखे का उद्घाटन इस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संभाजीराव शिंदे के हाथों हुआ। यहाँ पे शाखा खोलने का मकसद इस संगठन का ऐसा है कि मुंबई में और महाराष्ट्र राज्य में सबसे बड़ी तादाद में रहने वाला चर्मकार समाज इस धारावी में है। इसी के वजह से यहाँ पे संगठन की शाखा खोलना महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को पटगा के कुएं से पुलिस को जो 250 हथगोले मिले थे वे पटगा में ही बने थे, जबकि मुंबई में फटे बम कुर्ला में ही बने थे। पुलिस आयुक्त RS शर्मा का दावा है कि जिन लोगों को मुंबई में हुए बम स्फोटों में गिरफ्तार किया गया है, उनका इरादा केरल में भी बम स्फोट करना था। पटगा के कुएं से बरामद हथगोलों को बनाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को कुर्ला से गिरफ्तार किया है। इनके नाम पुलिस ने मुजम्मल अंसारी, मोहम्मद अलोबा और आरिफ हुसैन बताया है। पुलिस के अनुसार कुर्ला में बम डॉक्टर अब्दुल वाहिद के यहाँ बने थे। इन्हीं बमों को बाद में घाटकों पर विलेपार्ले, मुंबई सेंट्रल और मुलुंड में रखा गया था। कुर्ला में कुछ हथगोले भी बनाए गए थे, पर ज्यादातर पटगा में ही बनाए गए थे। बाद में उन्हें एक जीप में रखकर कुएं में डाला गया था। पश्चिमी और पूर्वी उपनगर को जोड़ने वाले जोगेश्वरी विक्रोली जोड़मार्ग का भूमि पूजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के हाथों हुआ। मुंबई महानगर प्रदेश वास्तुवादचा संरक्षण संस्थाने स्थापन करण्यात परिवहन प्रकल्पांतर्गत जोगेश्वरी विक्रोळी जोडरस्ता विकास भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि बांद्रा वर्ली पुल सहित कई सड़कों और उड़ान पुलों के लिए सरकार ने 1979 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है। इसके अलावा नागरिक सुविधा के लिए
करोड़ों रुपए की निधि मुहैया कराने का भी फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण और मनपा के सहयोग से मुंबई के लिए कुल करीब 2,648 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई है। इसमें प्रकल्प प्रभावित लोगों के पुनर्वसन, सड़क और उड़ान पुल सहित कई योजनाओं का भी समावेश है। ये बम्बई की नगरी को सुधार करना, सुशोभित करना, वहाँ के रास्ते अच्छे बनाना, तो यहाँ एक ऐसा नया प्रोजेक्ट ले लिया है MUTP की तरफ से, मेट्रोपॉलिटन अर्बन ट्रांसपोर्ट कहते हैं उसे, और ये है 115 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें 10.5 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये रास्ता ये सीमेंट कंक्रीट का होगा, 3-3 लाइन यानी 6 लाइन का होगा। उसके बगल में 2-2 सर्विस रोड जैसे होंगे, यानी 10 रोड यहाँ होंगे। यहाँ ये सब रास्ता ब्यूटिफाई कराया जाएगा, अच्छी तरह से सुशोभित कराया जाएगा। ये केवल यही नहीं, तो सब बम्बई के लिए हमने 2,000 करोड़ रुपए रखे हैं। ये अभी मैं अथॉरिटी की मीटिंग में मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहीं मैं सैंक्शन करने वाला हूँ इस 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए। पूर्वी उपनगर में सरकार ने पहले चरण में जिन कामों को मंजूरी दी है, उनमें कमानी जंक्शन और साकीनाका पर उड़ान पुल के अलावा घाटकों पर अंधेरी रोड पर डबल रोड मुख्य रूप से शामिल है। सरकार ने पूर्वी उपनगर के जिन 5 स्थानों पर आदर्श यातायात व्यवस्था बनाने का फैसला किया है, उनमें घाटकों पर असल्फा होते हुए साकीनाका और कमानी जंक्शन शामिल है। भारत की यात्रा पर आए पाकिस्तानी संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत पाक बांग्लादेश का साझा बाजार बनाने का सुझाव दिया है तथा सीमा पर तनाव कम करने के लिए साझा निगरानी का भी प्रस्ताव रखा है। भारत की यात्रा के दौरान मुंबई आए पाकिस्तानी संसदीय दल के सदस्यों ने कहा कि तमाम दिक्कतों के बावजूद वे जरा सी पहल पर भारत आए हैं और चाहते हैं कि इस बार जो बातचीत का सिलसिला शुरू हो वह टूटे नहीं और बातों बातों में प्यार हो जाए। पाकिस्तानी संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नेता एवं नेशनल असेंबली के सदस्य सलीम जान मजारी ने भारत पाक व्यवहार संबंध पर इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स में आयोजित एक बैठक में यह सुझाव दिया कि दक्षिण एशिया में यदि यह साझा बाजार बन जाता है तो वह विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक होगा। इस बाजार में बड़े पैमाने पर अमेरिकी डॉलर का निवेश होने से इन तीनों देशों को लाभ होगा। We are here to hear your views, we are here to give our views and to create a better understanding between the peoples of India. There are better ways to improve our relations, there are ways where trade delegations can be exchanged, there are ways where educational delegations can be exchanged, medical people can be exchanged, information technology can be exchanged. It is all for the benefit of each other. So the reason of being here was, as I told you, it's a message of peace and love and a message from the people of Pakistan to the people of India. It's not a message of the government of Pakistan to the government of India, but it is a people-to-people contact. प्लीज सेंसिटिव जो हमने काम मकसद करना था वो तो हम कर बैठे। ये अब अल्लाह का फजल था, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी थी। जो हमने अभी बॉर्डर पे ही हम वाघा की तरफ हम आए थे कि वहाँ से दोनों कंट्रीज ने अच्छी स्टेटमेंट भी शुरू किए। यही हमारा मकसद था और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ये आपस में जब वो शुरू हो जाए तो बस फिर देखते हैं और इंशाल्लाह हालात। भारत और पाकिस्तान के लोगों के खान पान पहनावे आदि को बिल्कुल एक जैसा बताते हुए उनका कहना था कि दोनों देशों के लोगों में सद्भावना का माहौल है और लोग मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत राजनीतिक सत्र पर है और अब इसके भी दूर होने के आसार नजर आ रहे हैं। पाक सांसद सलीम जान मजारी ने कहा कि जहां तक कश्मीर का सवाल है उसका समाधान बंदूक की जोर पर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपसी बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे को कोई शांतिपूर्ण एवं स्थायी समाधान निकालना चाहिए। पाकिस्तानी नेता ने कहा कि उनका प्रतिनिधिमंडल मैत्री एवं सद्भावना का संदेश लेकर भारत की यात्रा पर आया है और वह वापस लौटकर अपनी सरकार को रिपोर्ट देगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वार्ड क्रमांक 103 की तरफ से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की संयुक्त जयंती मनाई गई। इस अवसर पर खासदार रामदास आठवले अपने चिर परिचित शैली में देर रात 12 बजे आकर दीप प्रज्वलित किया।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वार्ड क्रमांक 103 की तरफ से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व छत्रपति शिवाजी महाराज की संयुक्त जयंती महोत्सव जोगेश्वरी पूर्व स्थित संत रोहिदास नगर में मनाया गया। यूं तो किसी भी कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के शुरू में होता है, लेकिन यहाँ पर दीपों को उन्हें प्रज्वलित करने वाले का घंटों इंतजार करना पड़ा। इस कार्यक्रम में मुंबई के उप महापौर राजेश शर्मा ने तो वक्त पर उपस्थिति दिखाई, लेकिन मुख्य अतिथि रामदास आठवले, जो कि शाम 6 बजे आने वाले थे, रात 12 बजे आकर अपनी देरी से आने का प्रमाण दिया। नेता भले ही आए या ना आए, परंतु लोगों ने दिल खोलकर इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। महानगर टेलीफोन निगम द्वारा हाल ही में टेलीफोन के कॉल की दरों में वृद्धि की गई थी, लेकिन बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए आखिर उन्हें टेलीफोन की दरों में कटौती करनी पड़ी। अब निगम की लाइनों से फिक्स टेलीफोन से सेलुलर मोबाइल पर कॉल दरें आधी कर दी गई है और अब ये दरें ₹1.20 प्रति मिनट होगी और पल्स 30 सेकंड से बढ़ाकर 60 सेकंड कर दी गई है। निःशुल्क कॉलों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 30 से 50 और शहरी क्षेत्र में 50 से 75 कर दी गई है। दूसरी ओर महानगर टेलीफोन निगम निःशुल्क कॉलों की संख्या 30 से बढ़ाकर 60 करने की घोषणा की है। महानगर टेलीफोन निगम की पल्स पहले ही 60 सेकंड की है और दर ₹1.20 प्रति मिनट है। इससे सरकारी नियंत्रण की दोनों कंपनियों की फोन दरें समान हो गई है। कॉल दरों को कम करने और निःशुल्क कॉलों की संख्या में वृद्धि करने से दोनों सरकारी नियंत्रण की दूरसंचार कंपनियों को 3,476 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी न्यूज। मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मुंबई महानगरीय बुनियादी ढांचा परियोजना के तहत 2,648 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से शहर और उपनगरों में सड़कों को बेहतर बनाने और परिवहन व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक में यह धन जारी करने का निर्णय किया गया। शिंदे ने कहा कि पश्चिमी एवं पूर्वी उपनगरों एवं शहरी हिस्से में बुनियादी ढांचा विकसित करने का काम त्रिस्तरीय मुंबई शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना को वर्ष 2006 तक पूरा कर लिया जाएगा। MMRDA 1,000 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 500 करोड़, MCGM मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन that is 300 करोड़, MIDC under ASIDE 100 करोड़ and Mega City Fund 100 करोड़. That comes to 2,000 करोड़।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण का काम इस वर्ष अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके तहत 83 सड़कें, 36 फ्लाईओवर, 10 वाहन सबवे का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। शिंदे ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होते ही मुंबई का चेहरा ही बदल जाएगा और देश की आर्थिक राजधानी की परिवहन व्यवस्था विश्व स्तर की हो जाएगी। खबरों में आगे है, मधुमिता हत्याकांड ने उड़ाई मायावती सरकार की नींद। अतिक्रमण के लिए जनप्रतिनिधि जवाबदेह होंगे, कहा शिवसेना ने। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली पैदा कर दी है। इस हत्याकांड में एक राज्य मंत्री का नाम चर्चा में आने से मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। मुख्यमंत्री मायावती जहां इस मामले की स्वयं गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है, वहीं प्रदेश के प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी यह मामला सीबीआई के सुपुर्द करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि गत 9 तारीख को 7 माह की गर्भवती कुमारी मधुमिता की उसके पेपर मिल कॉलोनी आवास में रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। अगर वास्तव में मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आई हूँ, गंगा के पानी से सागर की धरती का तिलक करती हूँ, और ऐसा लगना चाहिए अगर कहीं ये सारी चिचोली चुटकुले की बातें हैं, लेकिन मेरा जो संस्कार लेकर के मैं मंच पे आई, इसी मुंबई की धरती ने मुझे इस मुंबई का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया और मैं इस मुंबई की धरती को प्रणाम करती हूँ। मैंने मायावती से प्रश्न किया कि मायावती जी, आप काशीराम जी को मान्यवर क्यों कहती हैं? बोले मधुमिता, बड़े राज की बात है, किसी से कहना नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहेंगे बहन जी, आप बताइए तो। बोले नहीं, तुम कह दोगे। मैंने कहा नहीं कहेंगे, आप बताइए तो कि आखिर क्या बात है, आप उन्हें मान्यवर क्यों कहती हैं? बोले मधुमिता, 7 फेरों के साथ जो वर आ जाए वो वर, और जो मन ही मन मान लिया जाए वो। अब वे पंक्तियां दे रही जिसके कारण मुझे जेल में रखा गया 2 दिन। अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने गलत पंक्तियां कही तो शपथ देती हूँ ताली मत बजाना। और ऐसा लगे कि सच्चाई के साथ बात कही तो अभी तक जितना जोरदार आशीर्वाद नहीं मिला है उससे जोरदार आशीर्वाद चाहती हूँ। अगर मैंने सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ बात कही तो प्रतिपक्ष नेताओं के खिलाफ बात कहना चाहती हूँ कि वे क्या कर रहे थे। अगर सत्ता पक्ष के लोग ये कर रहे थे, अपने पिताजी के खिलाफ लिखने की कोशिश की है, मेरा संकल्प बना रहे, मेरी कलम ना झुके, अपने लोगों के खिलाफ लिखने के लिए भी ऐसा आशीर्वाद देना। वे क्या कर रहे थे कि सीमा पर मरते हैं सैनिक, वो है वे चुनाव में। सीमा पर मरते हैं सैनिक, वो है वे चुनाव में। भीख मांगती घूम रही है मैडम आम सभाओं में, भीख मांगती घूम रही है मैडम आम सभाओं में। सच गए एक विदेशी आकर अपना हमदर्द कहा होगा, जिसे देश से प्यार नहीं उसको दर्द कहा होगा। चाहते हुए 3 व्यक्तियों का नाम ले रही हूँ। हालांकि चर्चा में नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं नाम ले रही हूँ, सीना ठोक के नाम ले रही हूँ। जिसको विरोध करना है यहाँ पे आके करे, गोली भी चलाएगा तो मधुमिता शुक्ला पीछे नहीं हटेगी। जीवन संघर्ष अभियान के अंतर्गत इराक के युद्ध पीड़ित लोगों के लिए रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दवाई एवं सामग्रियों की दूसरी खेप सोमवार को रवाना की। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल भी उपस्थित थे। जमीयत उलमाए हिंद ने दवाओं का जो कंसाइनमेंट है, पहला कंसाइनमेंट हो, दूसरा हो, इसमें जमीयत उलमा बराबर की शरीक रही है और जमीयत उलमा की कोऑर्डिनेशन से हम चारों का मिलकर के ये एफर्ट हुआ है, मिला जुला है लोगों के साथ। दवाएं भी हैं और चीज़ें, जितनी चीज़ें उसमें सब साथ मिल करके काम किया। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने हमेशा ही मदद करने का काम दुनिया को किया है और आज इसमें जो है ये रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने पहल की है, ये अच्छी बात है और ये आवश्यक भी है। और मैंने कहा कि ये सिर्फ दवाइयाँ नहीं, मगर इस दवाइयों के साथ साथ हिंदुस्तान की दुआएं भी उन लोगों के लिए जा रही हैं।
मुंबई महानगर को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए शिवसेना ने अब अपने जनप्रतिनिधियों पर जवाबदारी डाली है। शिवसेना के सांसद, विधायक और नगर सेवक अब यह देखेंगे कि उनके क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न हो और यदि होता है तो अगले चुनाव में उनका पता काट दिया जाएगा। शिवसेना नेता राज ठाकरे ने मनपा मुख्यालय में हाल में हुई एक बैठक के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी अतिक्रमण रोकने में नाकाम जनप्रतिनिधियों की लिस्ट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को सौंपी जाएगी और वे इस पर उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। मनपा मुख्यालय में महापौर महादेव देवले के साथ हुई बैठक में राज ठाकरे के अलावा अपर कलेक्टर S.K. कामले, संयुक्त पुलिस आयुक्त अहमद जावेद, मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रमुख T. चंद्रशेखर और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मुंबई में झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकना था। श्री ठाकरे ने कहा कि मुंबई में झोपड़पट्टियों के मामले में विरोधी दल राजनीति कर रहे हैं और मतों की खातिर उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब शिवसेना बाहरी लोगों का विरोध करती है तो इस पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न असा आहे की ज्यावेळेला शिवसेना तुम्ही सत्तेत आहात म्हणून सांगता, त्याचबरोबर विरोधी पक्ष देखील आहेत, त्याबरोबर इतरही पक्ष आहेत। या कारवाया सुरू झाल्यानंतर किती जण आडवे आले? शिवसेना सत्तेवरती आहे हे प्रत्येक वेळा सांगितलं जातं, परंतु ज्या वेळेला शबाना आजमी किंवा सुनील दत्त सारखी माणसं ज्यावेळेला आडवी येतात त्यावेळेला त्यांना जितके प्रश्न विचारले जात नाही तितके प्रश्न आम्हाला विचारले जातात। कमी पडलाच नाही, कमी पडल्याचा प्रश्न नाहीये, हे उलटे प्रश्न आम्हाला बघा आम्ही मान्यच करतोय की याच्यामध्ये आमच्याही लोकांच्या चुका आहेतच। हे मान्य करून जर समजा आम्ही पुढचं पाऊल उचलत असतो तर मला असं वाटतं प्रश्न कमी करा। अतिक्रमण रोकने में शिवसेना की नाकामी स्वीकार करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अब हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि झोपड़पट्टी वालों को मुफ्त में घर देने की योजना शिवसेना ने ही शुरू की थी। अब कुछ खबरें अपराध जगत से। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की यूनिट 8 ने वरिष्ठ निरीक्षक विजय सालस्कर, शिवाजी कोलेकर और प्रफुल्ल फड़के के नेतृत्व में फजूल रहमान गिरोह के दिनेश नारायण शेट्टी को विलेपार्ले में एक मार्बल व्यापारी से 25 लाख रुपए हफ्ता मांगने के जुर्म में गिरफ्तार किया। और इनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि यहाँ पे ये जो 12 अप्रैल 2003 से मार्बल के एक व्यापारी है, मशहूर व्यापारी है, उनका स्थित दुकान है अभी मार्बल का जो पार्ला ईस्ट में। उनको हमेशा थ्रेट्स आते थे कि फजल उल रहमान को कांटेक्ट करो और उनको अगर तुम 25 लाख रुपए नहीं देंगे तो हम उनको खलास कर देंगे, तुमको भी खलास कर देंगे और उनको फैमिली को भी खलास कर देंगे। ऐसा थ्रेट्स उसको चालू था। वो होने के बाद वो जो कंप्लेंट है उन्होंने तुरंत हमारे बॉसेस है उनको अप्रोच किया। उसके बाद में हमारा इन्वेस्टिगेशन हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सालस्कर साहब है उन्होंने ले लिया और उनके नेतृत्व में हम 2-3 टीम बनाया और वो हिसाब से हम लोगों ने डोंगरी, थाने, घाटकोपर और सूरत आदि जगह हमने लोगों ने ट्रैप लगाए और लास्टली हम लोगों ने उसमें दिनेश नारायण शेट्टी जो है जो 37 ईयर्स का है, जो फजल उल रहमान को कांटेक्ट करके ये कंप्लेनेंट को भी थ्रेट्स देता था, उसको अरेस्ट कर दिया गया है। और ये फजलू गैंग के आरोपी है, इसका नाम है दिनेश शेट्टी। उसको आज हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, उसको 20 तारीख तक रिमांड मिला हुआ है। उसके उदय शेट्टी नाम का एक आरोपी है, वो अभी वांटेड है इसके अंदर। और फजलू गैंग के जो फजलू है, फजलू उल रहमान, वो भी वांटेड है। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के अधिकारी और MTNL व VSNL विजिलेंस के अधिकारी ने हाल ही में अंधेरी स्थित MIDC इलाके में अवैध रूप से चलाए जा रहे एक टेलीफोन एक्सचेंज का भांडा फोड़ा है। चलिए इसके पीछे स्टोरी ऐसा है कि VSNL का विजिलेंस स्टाफ है, MTNL का विजिलेंस स्टाफ है और हमारा जो बॉम्बे क्राइम ब्रांच के यूनिट 9 इनका एक जॉइंट ऑपरेशन हमने किया था। उसमें ये इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज हमारे नज़र में आ गया और उसके ऊपर हम लोगों ने रेड किया तो उसमें एक एक्यूज अरेस्ट हुआ। और बात उसमें ऐसी है कि उनके पास 20 MTNL का लाइन था और 24 एयरटेल का लाइन था। वो उसके हेल्प से तो वो परदेश से कॉल यहाँ रिसीव करके वो इंडिया में भेजते थे लैंडलाइन बना के। तो ये एक्सचेंज में ऐसा होता है कि VSNL और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू डूब जाता है और सेकेंडली ये जो कॉल है
ये कॉल है एक्सटॉर्शनिस्ट के कॉल भी इसके ऊपर आ सकते हैं और वो फिर अनट्रेस रहेंगे। एक्चुअली ये MIDC टेलीफोन एक्सचेंज है, उसके बाजू में ही ये चल रहा था, लेकिन उनको पुलिस का हेल्प से दे कैन रेड दैट प्लेस, अदरवाइज इट वाज वेरी टफ बिकॉज हेल्प ऑफ यूनिट 9 they got this success। रिकवरी क्या क्या की? इसमें 2 लाख के इंस्ट्रूमेंट्स रिकवर किए हैं, कंप्यूटर्स और राउटर्स एटसेट्रा, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम से कम 2-4 करोड़ का तो रेवेन्यू लॉस किया होगा लास्ट 2 महीने से। इस सिलसिले में 23 वर्षीय अब्दुल लतीफ सलाम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 2 लाख मूल्य की सामग्री भी जब्त की गई है। और अब वक्त है आज के सवाल का, और आज का हमारा सवाल है, क्या अवैध निर्माण के लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं? आप हमें अपने जवाब इस टेलीफोन नंबर पर दे सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 28269225 और 32515173। हमारा पता है द सिटी न्यूज, सौभाग्य स्ट्रीट, न्यू नागरदास रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 69। तो ये थे सप्ताह की कुछ खास खबरें। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे मुंबई शहर की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।